नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के हम आए हुए हैं, ठीक है। ये CDP का जितना भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाया गया है वो सभी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ से सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस सेट वाले प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। और अभी देखिए, जो जेटेट का न्यू सिलेबस आया है उसका भी हमने हैंड रिटेन PDF बना दिया है। आप सभी वहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर केवल आपको CDP का चाहिए तो 150 रुपये में आप यहाँ से परचेज CDP का कर सकते हैं। सभी PDF आपको कंप्लीट कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे आज का प्रश्न। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। विकास क्या होता है, लगातार चलते रहता है और धीमे धीमे विकास की प्रक्रिया होते रहती है। यह किसने कहा? कॉलसेनिक ने, पियाजे ने, स्किनर ने, हॉरलॉक ने। किसने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर महोदय ने ही यह बताया था कि जो मानव का विकास है वो सतत और धीमे की प्रक्रिया के तहत चलते रहता है, ठीक है। चलिए अगला है, विकास में वृद्धि से क्या मतलब है? विकास में वृद्धि, देखिए एक तो विकास हुआ, एक तो विकास हो गया, ठीक है, और एक वृद्धि हुआ, ठीक है। वृद्धि क्या होता है? एक निश्चित समय तक होता है, उसके बाद किसी की भी वृद्धि रुक जाती है, चाहे वो मानव का हो, चाहे वो पशु का हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। लेकिन विकास क्या होता है? अनवरत चलते रहता है, धीमे धीमे विकास होते रहता है, ठीक है। लेकिन इसी विकास में भी एक वृद्धि है। विकास में भी वृद्धि मतलब विकास में आगे बढ़ना। तो किस तरह का विकास होता है बच्चों में, ठीक है। तो उसके आकार में, सोच में, समझ में, कौशल में, ये सभी में वृद्धि होते रहता है। हो सकता है कि कोई बच्चा जो 15 साल में लाइन का काम करने नहीं जानता हो, वो 50 साल में लाइन का काम कोई सीख जाए। कोई कंप्यूटर नहीं जानता हो और वो कंप्यूटर का काम सीख जाए, ठीक है। कोई कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं जानता हो, वो जान जाए। तो ये क्या हो रहा है? उसमें विकास में ये वृद्धि है कि आप किसी भी उम्र में कोई भी कला सीख सकते हैं। तो इसी में विकास में वृद्धि का तात्पर्य बच्चा का सोच में वृद्धि होना, समझ में वृद्धि होना, उसके कौशल में वृद्धि होना, ये सभी विकास में वृद्धि है, ठीक है, अलग नहीं, विकास में वृद्धि है। तनाव और क्रोध की अवस्था है। आपको हमने ये देखिए, अभी जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट हमने करवाया है उसमें अवस्था वाले सारे प्रश्न को आप देख रहे हैं। अवस्था में यहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था की बात आती है। तो सभी अवस्था को देखिए हमने क्लियर कर दिया है। और ये आपका जेटेट का जो न्यू सिलेबस आया है उसका पार्ट 2 टॉपिक 2 में ये दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी उसको जरूर देख के जाएंगे। ऐसे ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसलिए आपको सारे जो यहाँ पर टॉपिक है वो मिल करके प्रश्न इसमें रहेंगे। तनाव और क्रोध की अवस्था है। कौन सी अवस्था में तनाव और क्रोध होता है? तो आपको बताया गया है कि किशोरावस्था ऐसा अवस्था है बच्चों का जिसमें बच्चा हमेशा तनाव और क्रोध की अवस्था में भरा हुआ रहता है। उसके समायोजन नहीं कर पाता है कि वह लाइफ में किस और जाए, किस और मुड़े, क्या काम करे, इसलिए उसके मन में तनाव पूरा बना हुआ रहता है। तो वह अवस्था जो है आपका किशोरावस्था है, ठीक है। चलिए अगला है, किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बनता है? देखिए 2 गो सदस्य होता है, एक चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह, दिमाग में रखिएगा, समवयस्क मतलब अपने बराबरी के समूह का होता है, ठीक है। और एक होता है किस अवस्था में बच्चा समूह बनाने लगता है, टोली में रहने लगता है,
गिरोह में जुड़ने लगता है। तो ये देखिए, इसमें समवयस्क समूह का कोई बात नहीं होता है। इसमें बच्चा किसी के भी साथ खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती कर रहा होता है। इसमें लड़का भी हो सकता है, एक साथ लड़की भी हो सकती है, सभी को मिलकर खेलते हैं। इसमें किसी तरह का कोई ये सोच नहीं होता है कि वो ये जाति का है, वो जाति, ये सारी चीज़ें इसमें चलती है। ठीक है, वो अवस्था दूसरा होता है और एक समवयस्क समूह वाली अवस्था दूसरी होती है। ठीक है, तो समवयस्क समूह की बात करेगा तो आप किशोरावस्था में जाएंगे, और टोली की बात करें, गिरोह की बात करेगा तो आप जाएंगे बाल्यावस्था में। ठीक है, दोनों में अलग अलग चीज़ है, इसको कंफर्म रहिएगा। तो इसका आंसर हुआ किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था समवयस्क मतलब अपनी बराबरी का सदस्य। जैसे अगर वो आईएएस कर रहा है तो वो भी बच्चा आईएएस कर रहा है तो उसके साथ दोस्ती कर लेगा। अगर वो क्रिकेटर है तो क्रिकेटर वाले के साथ दोस्ती कर लेगा। ठीक है, अगर वो फुटबॉलर है तो फुटबॉलर वाले के साथ उसकी दोस्ती जमेगी। ठीक है, तो ये समवयस्क समूह, ये अपने बराबरी के समूह का स्तर का लोग दोस्ती करना पसंद करता है। ठीक है, कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आप देखते होंगे कि विभिन्न कक्षाओं में क्या किया जाता है, खेल खिलाया जाता है, खेल होता है। तो वो खेल खिलाने का क्या मतलब, आखिर बच्चा को क्यों खेल खिलाया जा रहा है, ये किस विधि पर आधारित है, क्यों शिक्षण की कक्षा में खेल भी एक यहाँ पर प्रक्रिया रखा गया है, क्यों? यह शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित है, यह शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या शिक्षण के सामाजिक। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित खेल को बनाया गया है। इसलिए बच्चों को स्पोर्ट्स का कार्यक्रम, खेल का कार्यक्रम 10 के बीच जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, विकास होता है, उसमें सबसे ज़्यादा तो सहयोग की भावना होती है, और वृद्धि यानी विकास में ही वृद्धि होता है, उसके सोच में, यहाँ पर समझ में, उसके कौशल में, सब में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बनाया गया है खेल, कि जिससे बच्चों के विकास और वृद्धि हो सके। ठीक है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। आप डेली देख रहे हैं यहाँ से प्रश्न आपका हर यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है उसमें है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, सीखने का आदर्श काल किसको माना जाता है? तो देखिए, बच्चा को सीखने का आदर्श काल जो होता है वो आपका शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था में ही बच्चा बहुत सारे चीज़ गुण अपने आप को सीख जाता है, 90% उसके मस्तिष्क का विकास हो पाता है। इसलिए अगर आपको बच्चा में नींव डालना है तो वह नींव आपकी है शैशवावस्था। शैशवावस्था में ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, इसलिए शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, चलिए, कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है किस अवस्था में बताइए? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, कोई नहीं। ठीक है, ये कल्पना जगत मतलब क्या होना, सूत करके सपना देखना, विचरण करने लगता है। ठीक है, ये अवस्था जानते हैं कौन सी अवस्था होती है? इस अवस्था को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, जैसे ही बच्चा में किशोरावस्था वो सपना देखने लगता है तो उसको आर्मी बनना, आर्मी को देखकर उसका सपना आर्मी की ओर हो रहा है, डॉक्टर देखकर के उसका सपना डॉक्टर की ओर है, इंजीनियर देखकर के उसका सपना इंजीनियर की ओर जा रहा है, और किसी चोर को देखकर के उसका अपना चोर की ओर जा रहा है। मतलब वो कल्पना, क्योंकि इतना हम कमा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते, सारी चीज़ों का कल्पना जगत होता है। वो कर नहीं रहा होता है लेकिन सोच रहा होता है। ठीक है, जबकि किसी भी कार्य को करने में, उसको अंजाम देने में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, और यहाँ से बच्चे क्या होते हैं, रिमूव कर जाते हैं, हट जाते हैं, सोचते हैं बहुत लेकिन करते हैं बहुत कम। तो ये कल्पना जगत उसी समय चलते रहता है, बच्चे अपनी कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पर निर्णय लेना बड़ा दिक्कत होता है, असमंजस की भावना इस समय चल रहा होता है, इसलिए बच्चा कल्पना कर रहा होता है किसी को देख करके। तो कल्पना जगत में विचरण जो है वो बच्चा किशोरावस्था में करता है। ठीक है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो किताब के अनुसार ऑथेंटिक आपका जो आंसर दिया गया है बालक रंगों को पहचानने के लिए, वो आपको 5 वर्ष दिया जाता है। कोई आप 3 भी कर सकते हैं, कोई 2 भी कर सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड की तरफ से माना गया था वो आंसर था 5 वर्ष, इसलिए हमने यहाँ पर आपको 5 वर्ष लिखा है। ठीक है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? ठीक है, देखिए बुद्धि लब्धि से तो एक प्रश्न आपका आ रहा है, ये तो आप 100% श्योर हैं। ठीक है, नहीं श्योर है तो श्योर हो जाइए। और बुद्धि लब्धि का हमने आपको 100% सारा ट्रिक के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल जो भी आता है वो बना दिया है, उसका PDF आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और जो जुड़े हैं वो तो देखे हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि चार्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, 90 के ऊपर से यहाँ पर 110 तक वो कैसा है बताइए? तो ये सामान्य बच्चा है। ठीक है,
अब 110 से 120 तक कैसा है, तीव्र बुद्धि वाला है। 120 से ऊपर 140 तक कैसा है, प्रखर बुद्धि वाला है। और 140 ऊपर कैसा है, प्रतिभाशाली है, बताया है। और 90 से लेकर के नीचे तक जो है वो मूर्ख बच्चा है या एकदम जड़ बुद्धि वाला है नीचे। तो ये टेबल को आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से ले लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। देखिए है क्या ना कि आपको हमने CDP का प्रश्न लगभग हमको लगता है कि 150 प्रश्न होगा, ज़्यादा नहीं होगा, आपको बता दें। लेकिन इसी 150 में से 15 से 20 प्रश्न आपका आएगा, 15 एकदम फिक्स मान के चलिएगा। इसलिए CDP का इतना कम पढ़ के अगर आपको कहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ इसी पर मिल रहा है, क्योंकि आपको सारे इस तरह का प्रैक्टिस करवाया गया कि आपको 15-20 यहाँ से लेकर के ही आप जाइएगा, ठीक है। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा और सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो रहा है इसलिए कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो कैसा बच्चा है, तीव्र बुद्धि का बच्चा है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वो किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली है, प्रखर है, तीव्र है। हमने बताया था 90 से ऊपर जाइए, 110 तक रह जाइए तो ये सामान्य बच्चा होगा, सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका 100 है, इसके बीच में 90 से 110 के बीच में ही 100 पड़ता है, 100 है इसलिए वो बच्चा सामान्य बुद्धि का है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है वह किस प्रकार का है, बताइए। प्रतिभाशाली कितना पर होता है, बताइए 140 पर। प्रखर बुद्धि कितना पर होता है, बताइए 120 से ऊपर। और मंद बुद्धि कितना पर होता है, तो 90 और या 90 से नीचे। और सामान्य बुद्धि कितना होता है, 90 से 110 के बीच। तो ये पूरे 90 है इसलिए इसको मंद बुद्धि में आप लेकर के चले जाइएगा, ठीक है। 90 से ऊपर होगा, सामान्य कीजिएगा। खिलौना की आयु किसको कहते हैं, देखिए बच्चा किस आयु में खिलौना से खेलना पसंद करता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो ये शैशवावस्था जो होता है बच्चों को खिलौना की आयु है। एक चीज़ हमने बताया था कि कभी कभी शैशवावस्था 9 ऑप्शन दे करके एक ऑप्शन देता है पूर्व बाल्यावस्था, याद रखिएगा पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था का मतलब होता है बाल्यावस्था के पूर्व की अवस्था, तो ठीक है। तो बाल्यावस्था के पहले कौन सा अवस्था आता है बताइए, तो किशोरावस्था ही आता है ना। तो उसमें ऑप्शन किशोरावस्था नहीं रहेगा, याद रखिएगा। पूर्व बाल्यावस्था देगा तो इसको मार लीजिएगा और किशोरावस्था देगा तो किशोरावस्था को मार लीजिएगा, क्योंकि ये 2-3 बार टेट में आ चुका है विभिन्न राज्यों में, क्लियर। तो आप इसको क्लियर करते चलिएगा। कभी पूर्व बाल्यावस्था मतलब किशोरावस्था, क्योंकि आपको अवस्था पता है, सबसे पहले होता है शैशवावस्था, फिर होता है बाल्यावस्था, फिर होता है किशोरावस्था, फिर होता है वृद्धावस्था। 0 से 6 मान लीजिए, 6 से 12 मान लीजिए, 12 से 18, 18 से ऊपर 6 का पहाड़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के पहले, तो बाल्यावस्था के पहले शैशवावस्था, चाहे तो शैशवावस्था ऑप्शन दे सकता है, पूर्व बाल्यावस्था दे सकता है, ठीक है। खेल की आयु किससे कहते हैं, खेल की आयु किससे कहते हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो खेल की आयु जो है किस अवस्था में बच्चा खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो बाल्यावस्था है, ठीक है। वो कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है, वो खेल की अवस्था है आपका, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए यहाँ पे समूह बनाना अलग चीज़ है, टोली बनाना अलग चीज़ है, और समवयस्क समूह माने अपने बराबरी सदस्य का समूह होना है। किशोरावस्था में होता है कि आप जिस स्तर का होता है उस स्तर दोस्ती कर, लेकिन यहाँ पर कोई स्तर काम नहीं कर रहा होता, बच्चा किसी के साथ भी समूह बनाने के लिए जुड़ जाता है, बड़े हो छोटे हो लड़के हो लड़के सब एक टोली में रहती हैं, ठीक है। तो ये बाल्यावस्था होता है, ये अबोध होते हैं, किसी को नहीं जान पाते हैं, ये सिर्फ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये समूह बनाने की अवस्था सीधे आप चले जाइएगा, बाल्यावस्था होता है, ठीक है। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, बताइए। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो शैशवावस्था जो है वो बच्चा का दूसरों पर निर्भरता की अवस्था है, चाहे वो अपने माता पर निर्भर हो, चाहे अपने पिता पर निर्भर हो, चाहे अपने दादा पर निर्भर हो, दादी पर निर्भर हो, नाना पर निर्भर हो, चाची पर निर्भर हो, वो दूसरे पर निर्भर रहता है। वो अपने से न एक कप पानी ले सकता है, न वह दूध पी सकता है, न वह चल सकता है, वो सारी काम किसी के लिए पर निर्भर रहता है। तो वो आपका अवस्था है शैशवावस्था, ठीक है। एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, किसी में प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो आप सभी अभी तक जो नहीं जुड़े होंगे, हम तो कहते हैं देखिए आप यहाँ से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स पढ़ना आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बनाया गया है सारे राज्यों का इंपॉर्टेंट निचोड़ लेकर के, ठीक है। मन का मानचित्र संबंधित है समझ बढ़ाने की तकनीकी से, साहसिक कार्य से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ठीक है। मन का मानचित्रण का मतलब है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से, ठीक है। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं
जो आपको किसी भी चीज़ में पढ़िए नहीं मिलेगा। ये क्या होता है बताइए, ये कॉमन चीज़ है आपको अपने स्तर से, तो आप जिस प्रकार का शिक्षक रहिएगा वैसा यहाँ पर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा ही प्रश्न आपको लगभग 10 से 12 प्रश्न होगा, जो कि आपको कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लीजिए, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको अपना डिसीजन टेकिंग होगा और आपको अपने डिसीजन को पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से अगर इस तरह का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का टिकिंग करने से सही आंसर हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर कोई शिक्षक होगा, एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे, तो सीधे कहेगा कि बच्चा को सजा दे देंगे, मुर्गा बना देंगे, मुर्गी बना देंगे, मेढक बना देंगे, तोता बना देंगे, बटेर बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, कहेगा आदमी। तो ये आपकी सोच है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। आप बच्चों को विद्यालय से निकाल देंगे, बहुत लोग कहता है ये बच्चा बहुत झगड़ेलू है, इसका नाम काट देते हैं, लेकिन ये भी गलत है, नॉर्म्स के अनुसार गलत है। आप बच्चों को विद्यालय से निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, देखते हैं। आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। क्लियर। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर एक बच्चा झगड़ रहा है आपके विद्यालय में तो आप सबसे पहले उसको कारण का पता लगाइए, उसके बाद उसको अच्छी अच्छी सलाह दीजिए जिससे कि वह सुधर जाए। ये राइट आंसर होगा, ठीक है। आप उसके माता पिता शिकायत करेंगे, बहुत शिक्षक इसको भी सही करके आएंगे, कहेंगे कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो ये सही नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका मेन पॉइंट होता है आपकी सोच पर। तो ऐसे 10-12 प्रश्न रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर से प्रैक्टिस करने से ही हो सकता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देख रेख से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है। कोई व्यक्ति देख करके भी सीख रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक अधिगम, क्योंकि देखना और सीखना समाज से ही मिलता है। तो जो बच्चा जैसा परिवेश में जाएगा वहाँ के अनुसार सीख रहा होता है, तो उसको सामाजिक अधिगम कहते हैं, ठीक है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है, ठीक है। यह क्या दर्शा रहा है। बहुत बारी प्रश्न आया है, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, इसको छोटा मोटा मत समझिएगा, ठीक है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है। सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, गलत है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह आपके मन में बना हुआ है। लैंगिक पूर्वाग्रह किसको कहते हैं, किसी जेंडर के प्रति मन में जो आपकी भावना बनी हुई है वो लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह में क्या है, कहते हैं कि लड़के लोग अधिक ताकतवर होते हैं, ये सोच बनी हुई है। लड़के गणित में अधिक तेज होते हैं, ठीक है। लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती हैं, ठीक है। पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये लैंगिक पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं, कि उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं रखना है कि वो कमज़ोर है, वो ज़्यादा तेज है, वो ज़्यादा बलिष्ठ है, क्लियर। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है बताइए। ये आपकी सोच पर निर्भर है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या मतलब है बताइए। उनके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। शिक्षक को साधन संपन्न होने में धन का कोई बात नहीं है। उनका उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क होना चाहिए, कोई कहेगा कि एकदम बिल्कुल सही है, उच्च अधिकारी से साथ संपर्क होगा तो हम सब स्कूल के हैंडल कर लेंगे, लोग कहेगा। अगला ऑप्शन है, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगर एक शिक्षक साधन संपन्न हो सकता है, इसका मतलब है कि वो विद्यालय में जो विद्यार्थियों के बीच काम करने जान रहा है उसकी समस्याओं को हल करने में वो सक्षम है और उसके पास इसका पर्याप्त ज्ञान है, तो वह शिक्षक समझिए कि साधन संपन्न है, वह विद्यालय को अच्छी तरह से चला सकता है, ठीक है। चलिए अगला है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, याद रखिएगा। सृजनात्मक विचार क्या है, तो ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है। दूसरों के साथ झगड़ना, ये बच्चा प्रतिभाशाली हो ही नहीं सकता है। जो बच्चा दूसरों के साथ झगड़ने के वो प्रतिभाशाली बच्चा है ही नहीं, तो कौन नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर बी होगा। अभिव्यक्ति में नवीनता, बार बार कोई यदि व्यक्ति नवीनता ला रहा है तो वो प्रतिभाशाली है। जिज्ञासु बच्चा है वो प्रतिभाशाली है, वो आगे लाइफ में कुछ कर सकता है, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, 1001 बार पूछा गया प्रश्न है, इसका एकदम जिक्र मत कीजिएगा, बहुत बार आया है। और ये अधिगम विकार पाठ से है। अधिगम विकार का पूरे जो आता है अभी तक और जो आएगा उसका पीडीएफ बना हुआ है, आप वहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा, वहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अधिगम विकार से 2 प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, क्लियर। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया हमने बताया था, लेक्सिया मतलब लक्ष्य रखिएगा। अब बच्चा लक्ष्य को क्या पढ़ रहा होता है, लुक्स पढ़ रहा होता है, तो ये पठन विकार हो गया पढ़ने में, तो लक्ष्य से लेक्सिया हम लोग कहते हैं। तो डिसलेक्सिया मतलब लक्ष्य साहब उनको पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, तो पठन विकार से जाता है, तो राइट आंसर सी होगा, पठन विकार आपका हो जाएगा, ठीक है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए सामान्य अन्य समान बालकों के साथ। विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापक द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ठीक है, तो शिक्षा, समाचार, सामाजिक दर्शन, मीडिया या शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र में उसको मिलेगा? शिक्षा समाजशास्त्र में नहीं मिलेगा, सामाजिक दर्शन में नहीं मिलेगा, मीडिया में। ये आपको शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षक पढ़ेगा उसमें जो है उसको शिक्षक को विद्यार्थियों की समझने की क्षमता का विकास हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो पढ़ना पड़ेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का किताब पढ़ना पड़ेगा, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा मनोविज्ञान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? परामर्श, कोई बोलता है कि परामर्श दीजिए, उसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों के समायोजन में उपयोग सभी। तो राइट आंसर डी होगा। परामर्श का मतलब ही होता है बच्चों को समझना पड़ेगा, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना पड़ेगा, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर डी उपयुक्त सभी होगा। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। ठीक है, तो बच्चा कई प्रकार से सीख रहा होता है, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ है तो वहीं से सीख रहा है। बच्चा हर किसी को देखकर उसका अनुकरण करके सीख रहा है। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? बी.एन. झा का है, स्किनर का है, डेविस का है, वुडवर्ड का है। ठीक है, तो यह स्किनर का है कि विज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? देखिए, पहचानने वाला जो वर्ड्स आएगा किसी चीज़ को, तो आपको उसके लिए जो बोर्ड का आंसर है वो है 5 वर्ष। याद रखिएगा, रंग को कब पहचानने लगता है? तो 5 वर्ष में। अक्षर को कब से पहचानने लगता है? तो 5 वर्ष में। तो ये 5 वर्ष इसका राइट आंसर है। ठीक है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लग जाता है? बताना है कि बालक जब गर्भ में, माता की गर्भ में होती है, बालक होते हैं तो कितने दिन लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 महीना तो ऑथेंटिक टाइम माना गया है। ठीक है, तो 9 महीने या 30 नवा कितना हो गया बताइए? 1 महीना में 30 दिन, तो 30 नवा 270 दिन होते हैं। ठीक है, और किसी में 31 होते हैं ना, तो वो 5 बढ़ जाएंगे और 4-5 दिन आगे जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो 280 दिन वाला आता है। ठीक है, 280 दिन। अगर 280 नहीं रहे, 270, 275 तक रहे तो उसी को मारना है, लेकिन 290, 95, 300 नहीं मारना है। क्लियर? तो इसी के इर्द गिर्द आपका ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ से मारिएगा। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है ये आपको बताना है, नहीं वाली बात है। शिक्षार्थियों का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित है। स्मृति का विकास मानसिक विकास संबंधी, अवबोध की क्षमता मानसिक विकास से संबंधित है। लेकिन वजन और ऊंचाई का मानसिक विकास से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए नहीं वाला आंसर ए होगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? बच्चा में तो हड्डी की संख्या, एक नवजात शिशु में हड्डी की संख्या सबसे अधिक होती है, लगभग 300 माना जाता है। लेकिन मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है, जुड़ते जुड़ते या जुड़ जाते सबसे कम हो जाती है। वो कब होती है बताइए? तो वो आपका होता है प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में होता है, सबसे कम हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की। ठीक है, किशोरावस्था क्या है? बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। इसमें बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है, वो सोच नहीं कर पाता है, वो चिंतन में डूबा रहता है, कल्पना में डूबा रहता है ना, वो काल्पनिक जगत में विचरण कर रहा होता है। तो ये मतलब क्या होता है? वो समायोजन नहीं कर पाता है कि वह क्या करे, क्या नहीं करे, क्या निर्णय ले, कैसा बने, क्या बने। ये उसकी सबसे अधिक समस्या होती है किशोरावस्था की, समायोजन की, एडजस्टमेंट की। ठीक है, तो ये राइट आंसर सी होगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। आप बताइए, आप भी अध्यापक हैं, एक अच्छा अध्यापक है तो आप विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा दीजिएगा बताइए? प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना, तटस्थता की भावना। सब आंसर सही लग रहा है ना, लेकिन यहाँ बोर्ड की तरफ से जो ऑथेंटिक चीज़ है वो बताया गया है कि सहयोग की भावना इसमें सबसे राइट आंसर है। राइट आंसर इसका बी है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का
अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है आपको बताना है। आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ाना एवं लिखाना सिखाना, बौद्धिक विकास। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन सबसे अति महत्वपूर्ण उद्देश्य में क्या आ जाएगा बताइए आप सभी। तो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास। अभी देखिए एक लेटेस्ट वर्ड है सर्वांगीण विकास, मतलब 360 डिग्री का विकास। आप उसके हर क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, कलात्मक, सहयोगात्मक, खेलकूद, ये सारी चीज़ों का विकास उसमें करना है। तो ये बच्चों का सर्वांगीण विकास आप में करने का उद्देश्य है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देने के लिए यहाँ पर जो सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था वो आपका 2001 ईस्वी में शुरू किया गया। 2001 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय में अगर बच्चा को रोकना है तो उसके लिए बच्चों के में क्या करना पड़ेगा? आपको साफ सुथरा कपड़ा पहनना पड़ेगा, खाने का प्रबंध करना पड़ेगा, शैक्षणिक भ्रमण करना पड़ेगा, अपनत्व का उतारा। तो देखिए इसमें सब आपको सही लगेगा, सब सही लग रहा होगा, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो है विद्यालय के जो होना चाहिए बच्चों को रोकने के लिए वो है अपनत्व का वातावरण। बच्चों को वहाँ पर जाने के बाद यह लगना चाहिए कि उनका यहाँ पर अपना कोई है। तो ऐसा आपको बच्चे का व्यवहार हो सकता है, शिक्षक का व्यवहार हो सकता है। वहाँ पर कार्य करने वाले लोगों का व्यवहार से यदि बच्चा अपनत्व का महसूस करेगा तो वह बच्चा विद्यालय में चला जाएगा। ठीक है, और वह बच्चा विद्यालय में जाकर रुकेगा, लेकिन उसको अपनत्व नहीं लगेगा तो वह बच्चा विद्यालय में नहीं रुक पाएगा। तो विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए सबसे पहले अपनत्व का वातावरण होना चाहिए। ठीक है, अपनत्व होने से बच्चे विद्यालय में रुकेंगे। बच्चों को किस में आनंद आता है? बच्चों को किस में आनंद आता है? स्वयं करके सीखने में, प्रेरणादायक शिक्षण से, मित्रतापूर्ण व्यवहार से, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी होगा। बच्चों को आनंद आता है। देखिए कभी कभी कोई बच्चा कुछ बना रहा हो तो बोलता है हट ना हम ही बनाए, मतलब वो अपने करके सीखना चाहता है, तो स्वयं करके सीखने में आनंद होता है। प्रेरणादायक शिक्षण, कुछ ऐसा शिक्षक करा रहे होते हैं जिससे उसको मोटिवेट हो रहा होता है तो वो मज़ा आता है। और मित्रतापूर्ण व्यवहार, अगर 4-5 बच्चे सही मित्रतापूर्ण व्यवहार से सीख रहे हैं या शिक्षक के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके सीख रहे हैं तो भी उसमें आनंद आ रहा होता है। यानी अगर देखेंगे तो सभी ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, बच्चों का आनंद इसी में आता है। बालक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत आधारित है। जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का ना। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए थे ना, कल भी इसका क्लास चला था। संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त, ये 4 अवस्थाओं की पहचान करवाए थे। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है आपको संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से। अगला, संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? स्टैनली हॉल, पियाजे। तो संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? पियाजे साहब को कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का पिता। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका ये जो 4 था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट सेशन भी देखेंगे। तो आप सभी जो भी 1 से 5 के लिए अभी तक नहीं जुड़े हैं, हम कहेंगे बहुत ही चीप रेट पर आपको 1 से 5 के लिए क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट PDF और वीडियो साथ में आपको क्लासेज 500 रुपये में मिल रहे हैं। आप यहाँ से जुड़ जाइए और तैयारी कर लीजिए। बहुत ही अच्छे एग्जाम में जाने से पहले यदि आप देख के जाते हैं यहाँ का PDF तो आपको समझिए हैंड रिटन PDF है, आपको बहुत अधिक सुविधा होगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।